नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने मुगल कालीन साहित्य के बारे में जाना था, लेकिन कौन से बादशाहों के समय का? बाबर और हुमायूं के शासन काल के दौरान। ठीक है, अब जो हम जानेंगे वो अगले बादशाह यानी अकबर कालीन साहित्य के बारे में जानेंगे। भाई, अकबर के समय में किस प्रकार से साहित्य की उन्नति होती है, यानी किस प्रकार से इनके समय में ग्रंथ लिखे जाते हैं, पुस्तक लिखे जाते हैं और उनका किन किन भाषाओं में अनुवाद होता है, उनके बारे में जानेंगे, जो कि साहित्य से संबंधित है। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं मुगल कालीन साहित्य टॉपिक 2, क्योंकि इससे पहले बाबर और हुमायूं से संबंधित हमने टॉपिक 1 ऑलरेडी बना दिया है और आप लोगों तक पहुंचा दिया है। ये टॉपिक 2 है, मुगल कालीन साहित्य से संबंधित। होता क्या है, अकबर के समय की घटनाओं के बारे में जान लेते भाई, इसके समय में किस प्रकार से साहित्य की रचनाएं होती हैं, यानी साहित्य से संबंधित ग्रंथ और पुस्तकों की रचना होती है। तो अकबर के समय में क्या था? अबुल फजल के अनुसार, यहां पर समझना, अबुल फजल के अनुसार ये क्या कहता है कि अकबर के समय में अबुल फजल की ये धारणा है, यानी उसने ये उल्लेख किया है कि अकबर के समय में उसके दरबार में 59 यानी 59 श्रेष्ठ राजकवि रहते थे, जिनमें से कुछ प्रमुख थे। प्रमुखों का हम नाम जान लेते हैं। तो फैजी कौन था? अबुल फजल का भाई। नजीरी, अब्दुल रहीम खाने खाना, उतवी, गिजाली, अबुल फजल, ये प्रमुख राजकवि थे इसके दरबार के, जो कि इतिहास, अब यहां पे समझ लो, इतिहास लेखन की जो शुरुआत होती है वो भी अकबर के काल से। क्या? अकबर के ही काल से इतिहास लेखन की शुरुआत होती है। अब अकबर के समय के साहित्य को हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण वाक्य हैं उनके बारे में ज्यादा जानेंगे, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन पेपरों में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साहित्य को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? एक तो ऐतिहासिक पुस्तकों के बारे में, यानी ऐतिहासिक पुस्तकों से संबंधित। दूसरा आता है इसके, यानी कि ये है अकबर के समय में जो पुस्तकें हैं उनको 3 भागों में बांट दिया, यानी साहित्य से संबंधित घटनाओं को 3 भागों में। एक भाग बनाते हैं ऐतिहासिक पुस्तकें, दूसरा जो भाग है वो है अनुवाद, और तीसरा है काव्य पद। ये 3 प्रकार के भागों में इसके साहित्य को बांटते हैं। किसके को? अकबर के को। अब जानते हैं, क्वेश्चन देखो यहां से पूछा, प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक। तो प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक जो है वो है नफाइस उल मासीर। क्या? नफाइल उल मासीर, जो कि मुगल कालीन प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है, जिसका लेखक कौन है? मीर अलाउद्दौला कजवीनी। क्या है? मीर अलाउद्दौला कजवीनी इसका लेखक है, ये आप याद कर लेना। और समय कितना था? 1565 से 1575 ईस्वी में वो इसकी रचना करते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन भी बनता है। पहली ऐतिहासिक पुस्तक मुगल कालीन। दूसरी होती है अकबरनामा। क्या? अकबरनामा, जो कि अबुल फजल ने तैयार की थी, जो कि 7 वर्षों में तैयार हुई थी। अबुल फजल के द्वारा 7 वर्षों में तैयार हुई थी। इसका समय है 1591 से 1598 ईस्वी। ये पुस्तक 3 जिल्दों में बटी हुई है। ठीक है जी, 3 जिल्द कौन कौन से हैं? 3 जिल्दों में भी सबसे आखिरी जो जिल्द है, जो हमें इतिहास में सबसे ज्यादा
मिलती है और इस सबसे ज्यादा संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। क्या है? आईने अकबरी, जो कि अंतिम है। ठीक है, तीनों जिल्दों में से आईने अकबरी अंतिम है और इस पुस्तक को भी 5 भागों में बांटा गया है। यह भी याद रखना ना, क्या? 5 भागों में इसे भी बांटा गया है और इसका अंतिम जो भाग है, क्या? इसका अंतिम जो भाग है उस भाग में अबुल फजल की जीवनी है। क्या है? अबुल फजल की जीवनी। यानी कि ये जो पुस्तकें हैं वो अकबर कालीन क्या है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और इसमें विद्वानों से यानी उसकी किस प्रकार से शासन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं वो इनमें वर्णित है। ठीक है, और अबुल फजल की जीवनी भी है। इसके ये जो हम जानकारी ले रहे हैं ऐतिहासिक पुस्तकें हैं मुगल कालीन बादशाह अकबर की। क्या है? ऐतिहासिक। मुंतखाब उल तवारीफ, मुंतखाब उस तवारीफ जो है वो बदायूं ने लिखी थी। बदायूं ने इसकी रचना की थी, यानी कृति किसकी थी? बदायूं की, 1590 ईस्वी में। इसमें क्या है हमें मिलती है जानकारी किस चीज की? इसमें हमें हिंदुस्तान के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, किसकी? हिंदुस्तान के इतिहास की। अब जान लेते हैं थोड़ी सी महत्वपूर्ण और पुस्तकों के बारे में जो कि अकबर के समय से ही संबंधित है। अन्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो अन्य पुस्तकों में आती हैं तारीख उतवी। क्या? तारीख उतवी किसने लिखी है भैया? ये लिखी मुल्ला दाऊद। ये मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद में तबकाते अकबरी। क्या? तबकाते अकबरी जो किसके द्वारा लिखी गई है? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में आती है क्या? अकबरनामा। कौन सी? अकबरनामा। ठीक है, ये फैजी और सरहिंदी, इसके द्वारा फैजी और संद सरहिंदी के द्वारा इसकी रचना की गई है। मासरे रहीमी। क्या? मासरे रहीमी, यह है अब्दुल बाकी, किसके द्वारा लिखी गई है? अब्दुल बाकी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो ये वो पुस्तकें हैं जो अकबर कालीन महत्वपूर्ण पर अन्य पुस्तकें हैं, अकबर के समय में लिखी गई पुस्तकें। ये कौन सी पुस्तकें के बारे में हमने जानकारी, कौन सी पुस्तकों के बारे में जानकारी दी मेरे साथियों? वो दी है हमने ऐतिहासिक पुस्तकों के बारे में। किसके? ऐतिहासिक पुस्तकों के बारे में। ये जितनी पुस्तकें ये ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। अब जो हम जानकारी जुटाएंगे वो जुटाएंगे अनुवाद वाली पुस्तकों की। ठीक है, क्योंकि साहित्य को, अकबर कालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा गया, ऐतिहासिक पुस्तकें, अनुवाद और काव्य पद। ठीक है ना, तो ऐतिहासिक पुस्तकों के बारे में और उनके रचनाकारों के बारे में हमने जान लिया, कुछ समय से संबंधित भी हमें जानकारियां मिल गई। यही चीज पेपरों में भी पूछी जाएंगी, इनका समय कौन था, लिखने वाला कौन था, पुस्तक का रचनाकार कौन था और कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। इसी प्रकार से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुवाद के बारे में जान लेते हैं। तो अकबर का राजकवि कौन था? फैजी। फैजी कौन था भैया? अबुल फजल का भाई था। ठीक है, इसी के अधीन, याद रखना, अकबर बादशाह ने इसी फैजी के अधीन अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। याद रखना, अनुवाद विभाग की स्थापना किसके अधीन की थी? इसका जो अधिकारी था विभाग का वो था फैजी। ठीक है, कौन? फैजी था, अबुल फजल का भाई। अब देखते हैं कि इसके समय में कौन कौन सी, अकबर के कहने पर कौन कौन सी पुस्तकों का अनुवाद फारसी भाषा में हुआ था। देखो, महाभारत का सबसे पहले महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में होता है, किस नाम से? रजमनामा के नाम से। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से हुआ? रजमनामा के नाम से। याद रखना, क्या? रजमनामा किसका? महाभारत का ही अनुवादित रूप है। ठीक, किसने करी थी? इस रजमनामा में किन किन विद्वानों ने यानी लेखकों ने सहयोग किया था इसकी रचना करने में? तो वो थे बदायूनी,
नकीब खां, क्या नकीब खां और अब्दुल कादिर, इन तीनों ने सहयोग करा महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद करने पर। तो मुगलों के हिसाब से कौन सी है, हिंदुओं के हिसाब से महाभारत थी, और मुगलों के हिसाब से अब उसका जो एक रूप बन के आया उसे रजमनामा का नाम दे दिया गया। उसके बाद रामायण, रामायण का जो अनुवाद किया था किसने किया था, तो बदायूनी ने, बदायूनी, किसने किया था, बदायूनी ने अनुवाद किया था रामायण का। भागवत पुराण, भागवत पुराण का जो अनुवाद किया था वो किया था टोडरमल ने, किसने, टोडरमल, ठीक है, टोडरमल, ये भूमि भूमि व्यवस्था से भी संबंधित था टोडरमल, है ना, जो जब्ती प्रणाली खरीदी टोडरमल ने। अथर्ववेद की रचना, अभी हम साहित्य से ही संबंधित जानकारियां जुटाएंगे। तो अथर्ववेद का जो फारसी में अनुवाद किया था वो किसने किया था, इब्राहिम सरहिंदी, ठीक है, किसने किया था, इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। और गणित की पुस्तक लीलावती, क्या, गणित की पुस्तक लीलावती का अनुवाद किसने किया था, फैजी ने किया था इसका अनुवाद, ठीक है। और इसके बाद में गुजराती ज्योतिषी, गुजराती ज्योतिषी का शास्त्र था, ज्योतिष शास्त्र की जो पुस्तक थी, किसकी, ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक थी, उसका नाम था तजक, क्या, उसका नाम था तजक। और इसका फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया था, तो जहान सफर, ज्योतिषी का जो ग्रंथ था, ज्योतिषी शास्त्र की जो पुस्तक थी उसका अनुवाद जहान सफर के नाम से किया गया। किसने किया, मुकम्मल खां ने किया था, किसने किया था, मुकम्मल खां ने। बात करते हैं अब जो हुई थी अनुवादित, फारसी में अनुवाद और भी पुस्तकों का हुआ था अकबर के काल में, तो कौन सी थी, तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी क्या है, बाबर की खुद स्वयं की आत्मकथा। तो तुजुके बाबरी का जो नाम है जिसका अनुवाद हुआ अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था बाबरनामा में, ठीक है। तो तुजुके बाबरी का अब्दुल रहीम खान खाना ने अनुवाद किया, ठीक है। और तुजुके बाबरी का एक बार और अनुवाद हुआ तुजुके बाबरी के नाम से, ये किसने किया था, पाइंदा खान ने, ठीक है, पाइंदा खान ने किया था, ठीक है। अब बात करते हैं कश्मीर के इतिहास की। जो भाई कश्मीर का इतिहास है जो कि चौहानों से संबंधित था, ठीक है, राजतरंगिणी, ठीक है, कश्मीर का इतिहास उधर है, तो इसमें कश्मीर का इतिहास किसमें लिखा हुआ, राजतरंगिणी, ठीक है। तो इसका जो अनुवाद किया था मौलाना शाह, क्या है, मौलाना शाह मोहम्मद मोहम्मद शाहवादी ने राजतरंगिणी यानी कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी में लिखा हुआ है, इसका अनुवाद किया था मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने, किस नाम से, बुरहानुल, क्या, बुरहानुल मासीर असमार, क्या, बुरहानुल मासीर असमार नाम से किया था। ये चीजें आप याद कर लेना, इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे हम कराएंगे, और इसी टॉपिक को क्वेश्चनों के माध्यम से भी हम खत्म कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ पुस्तकें हैं जिनका अनुवाद होता है, वो किन किन नामों से होता है, अब उनके बारे में जान लेते हैं। तो सिंहासन बत्तसी का अनुवाद होता है कलीला के नाम से। ये वो पुस्तकें हैं मुगल काल से ही, अकबर काल से ही, इनका किन किन नामों से हुआ उनके बारे में जान लेते हैं। तो सिंहासन बत्तीसी तो कलीला के नाम से, और पंचतंत्र किसका, दिमना,
दिमना के नाम से होता है, पंचतंत्र का दिमना के नाम से। और कालिया दमन, कालिया दमन क्या था? ए यार ए दानिश, क्या? ए यार ए दानिश के नाम से इसका अनुवाद होता है। करने वाला कौन था? अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल। अब सबसे पहले यह भी याद रखना कि अकबर के ही शासन के दौरान, अकबर के ही शासन के दौरान पहली बार कुरान की भी नकल की गई थी। नकल यानी अनुवाद, ठीक है ना। कुरान का भी अकबर के ही काल में कुरान का भी अनुवाद किया गया था। क्योंकि होता क्या है, जितने भी कवि थे, लेखक थे, वो इस्लाम के ऊपर लिखने से डरते थे। क्यों? क्योंकि बादशाह खुद इस्लाम से संबंधित था और इस्लाम के विरोध जानने पर उन्हें सजा मिल सकती थी, इसलिए वो संकोच करते थे इस्लाम के ऊपर कुछ भी चीजें लिखने से। लेकिन हिंदुओं के, जैनों के, बौद्धों के किसी भी विषय के ऊपर लिखने में उन्हें कोई संकोच नहीं किया। इसलिए सबसे ज्यादा हिंदुओं की ही पुस्तकों पर, ठीक है, इन्होंने अनुवाद कर फारसी में अनुवाद किए थे। यानी हिंदुओं की पुस्तकें थी, धार्मिक पुस्तकें, उनका इन्होंने फारसी में अनुवाद किया। अब थोड़ा जान लेते थे काव्य पद के बारे में। काव्य का पद किस प्रकार से था? क्योंकि अकबरकालीन बांटे ना हमने ऐतिहासिक पुस्तकें, अनुवाद और काव्य पद, तो हमने अनुवादित पुस्तकों के बारे में जान लिया। अब काव्य पद की बात करें तो सबसे विख्यात, अगर काव्य की बात करें, काव्य पद की, तो सबसे विख्यात अकबर के समय में काव्य से संबंधित विद्वान कौन था? ठीक है, वो होते गिजाली और फैजी। ठीक है, फैजी अबुल फजल का भाई था। और अब बात करते हैं प्रसिद्ध कवि की, कि भैया मुगल काल में, अकबर के समय में कौन था सबसे प्रसिद्ध कवि। कवियों की बात करें, क्यों? कविताओं से ही तो पद निकलते हैं, पद। ठीक है, तो कौन था? तो ये निशापुर का था। क्या? स्थान का नाम है निशापुर और व्यक्ति विशेष का नाम है मोहम्मद हुसैन नजीरी। क्या था? मोहम्मद हुसैन नजीरी। भैया कौन था सबसे प्रसिद्ध कवि? यही था अकबर कालीन। क्योंकि साहित्य से संबंधित घटनाओं के बारे में हम जान रहे हैं, जिनसे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है। जो क्या करता था ये गजल लिखता था। याद रखना, क्या लिखता था? गजल लिखता था, गजल। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध व्यक्ति था वो था सिराज नामक स्थान से। सिराज का कौन था? सैयद जमालुद्दीन, सैयद जमालुद्दीन उर्फी कहीं कहीं पर उतबी। ठीक है, कहीं कहीं पर नाम क्या है? उतबी। तो ये कौन थे? सिराज का रहने वाला था सैयद जमालुद्दीन उर्फी उतबी। ठीक है, इसने क्या, ये कसीदों का, याद रखना किस चीज का था ये विद्वान, किस चीज का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति था? कसीदों का सबसे प्रसिद्ध लेखक था। क्या था ये? कसीदों का विख्यात लेखक था ये। क्या था? लेखक था। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको अकबर कालीन ऐतिहासिक पुस्तकें, उनका अनुवाद और काव्य पद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां विस्तार से मिली होंगी। मेरे प्यारे साथियों, इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं, वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।